एक जने के लिए मैं बिल्कुल दीवाना था, दीवाना हूं और दीवाना रहूंगा, वो है अमिताभ बच्चन। रामानंद सागर, इतने करोड़ लोगों के बीच में रामानंद सागर साहब इतने बड़े डायरेक्टर बने, इतनी बड़ी फिल्में बनाई, इतना बड़ा टेलीविजन शो रामायण जैसा। कृष्णा आता था, कृष्णा के बीच में पापा जी के कुछ डायलॉग्स आते थे, कुछ बातें बताते थे वो आकर स्क्रीन पर। रवि चोपड़ा जी हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल 100%। और उसके साथ साथ नारद और भगवान विष्णु, ये तीनों किरदार मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो अर्जुन जी, मैं बता रहा था, जब हम लोग झांसी में रहते थे, क्लास 4 से लेकर क्लास 6 तक मैंने झांसी में पढ़ाई की। तो झांसी छोटा सा शहर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर, मध्य प्रदेश से तीनों तरफ, चारों तरफ, 3 तरफ से घिरा हुआ, और बड़ा ही खूबसूरत। आपने बुंदेलाज की कहानी तो सुनी होगी, और बड़े ही ब्रेव सोल्जर्स, और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग, कल्चरली बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह। वहां मैं पढ़ाई कर रहा था। वहां बहुत कम दुकानें होती थी, अगर कॉमिक्स खरीदनी होती थी तो स्टेशन पे मिलती थी कॉमिक्स, रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन का सफर मतलब एक बढ़िया 1 या 2 नई कॉमिक्स मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, चाहे वो टिंकल हो, चाहे वो डायमंड कॉमिक्स हो, मतलब चाहे आप चाचा चौधरी पढ़ने वाले, मोटू पतलू पढ़ने वाले हैं, या फिर आप अमर चित्रकथा पढ़ने वाले। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता था, कोई भी कहीं से आए तो मेरे लिए कॉमिक ले आए, मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। और शायद इसी दौरान इन्हीं कॉमिक्स का जो असर था, और मुझे याद है, मैं बिल्कुल छोटा था, मैं कांच के सामने खड़ा हुआ मूछे बनाता था, आटा लेता था, उससे मूछे बनाता था, कैरेक्टर्स बनाता था। वो हर बच्चा करता है शायद, लेकिन कुछ लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं, उनमें से मैं थोड़ा ज्यादा, मजा आता था मुझे ये सब करने में, उन कहानियों को पढ़ने में। वो आगे चलकर प्रोफेशन बन जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था, और कभी इसके बारे में बहुत कॉन्शियसली सोचकर, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि पौराणिक कथाओं के बारे में बात हो रही है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है भारत की हिस्ट्री के बारे में, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं आजकल भी किताबें जो पढ़ रहा हूँ वो सारी ह्यूमन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, क्या सच्चाई है, कहाँ से ये सारी कहानियां शुरू हुई हैं, इनको पढ़ने की अब जिज्ञासा ज्यादा जागृत हो रही है जीवन में। तो पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और बस आपके सवाल का सिंपल एक लाइन का जवाब यह है कि ये सारी बातें जो घर में होती हैं, जो परिवार में होती हैं, इनका असर है जो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में रहती जाती हैं, और आगे चल के हम विषय से विषयांतर नहीं होंगे, बिल्कुल हम विषय पर ही रहेंगे। लेकिन छोटा सवाल जो आपने मुझे बड़ा ही कौतूहल में डाल दिया है, बड़ी उत्सुकता मेरे भीतर पैदा कर दिया है। कौशल भाई, बिल्कुल छोटा सवाल मैं लेना चाहूंगा सर से। जब आप बचपन में जब कॉमिक्स पढ़ रहे थे, झांसी में थे, और वहां पर रेलवे स्टेशन एकमात्र जरिया हुआ करता था जहां पर आप जाते थे, कॉमिक्स लेते थे, या फिर कोई आपके यहाँ आ रहे होते थे वो कॉमिक्स दिया करते थे, फिर आप अनी पाई की अमर चित्रकथा या फिर चाचा चौधरी डायमंड कॉमिक्स वगैरह पढ़ा करते थे, उस तरह की फिर वो गेटअप भी, मूछे वगैरह भी लगाया करते थे। फिर बात का 90 का जो दौर आया, उसमें आप भी यंग हो गए होंगे, कॉलेज में थे, फिर एक्टिंग लाइन में जुड़े, तो 90 के दौर में एक बहुत बड़ी कॉमिक्स इंडस्ट्री, इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री, साथ ही राज कॉमिक्स जो है, उसने सारे कॉमिक्स इंडस्ट्री को उसने बीट कर दिया। और फिर वहां से पौराणिक आख्यानों की जो, मतलब जो नायक जो थे, अर्जुन या राम या कृष्ण, ये सब चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब साइड चली गई, और सुपर हीरो सेंट्रिक कॉमिक्स आने लगी, चाहे नागराज हो, सुपर कमांडो ध्रुव हो, परमाणु, तिरंगा, शक्ति, कोबी भेड़िया, एंथनी। तो इन जो सुपर हीरो सेंट्रिक कॉमिक्स, इन लोगों को आपने पढ़ा, इन लोगों ने कितना प्रभावित किया था? एक छोटा सा प्रश्न, क्योंकि मेरी उत्सुकता आपने बढ़ा दी। देखिए, मैंने वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी। इनफैक्ट जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, मेरा बेटा 20 साल का है, मेरी बेटी 16 साल की है, जब मेरे बच्चे बड़े हुए थे, सबसे पहले अमर चित्रकथा मुझे कहीं पर मिल गई। मुझे उसका पूरा पैक मिल गया। तो 50 कॉमिक्स का पैक था, सबसे पहले मैंने वो मंगाया। मैंने कहा ये बहुत जरूरी है, अगर आपको भारत का इतिहास जानना है तो आपको ये कॉमिक्स एज अ चाइल्ड पढ़नी बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, देखिए, सुपर हीरो बहुत अच्छी बात है, एक्शन हीरोज सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर, आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस भूमि पर रह रहे हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। और वो हिस्ट्री यदि कॉमिक्स के माध्यम से आप तक पहुंच जाए तो इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। देखिए, तो मेरा इम्पैक्ट उन किताबों का बहुत रहा, और मैंने कोशिश की कि बच्चों को 1 मिनट कोशिश की अपने बच्चों की, तो हाँ, बिल्कुल उन किताबों से बड़ा मजा आया। लेकिन ये 90s की जो किताबें हैं, जरूरी है, समय का बदलना बहुत बहुत जरूरी होता है।
लेकिन मैंने खुद ये कॉमिक्स, हाँ मैंने खुद कॉमिक्स बहुत नहीं पढ़ी, बच्चों ने हाँ बिल्कुल पढ़ी। चाहे वो सुपरमैन हो, स्पाइडरमैन हो, या हिंदुस्तानी जितने भी सुपर हीरोज थे जो बनाए गए, वो उन्होंने खूब पढ़ा। वो आज भी फिल्में देखते हैं, खूब देखते हैं। लेकिन आज भी उनके अंदर, क्योंकि वो कॉमिक्स थोड़ी सी बचपन में पढ़ाई गई थी, वो इंट्रीग है। जब हम कहीं जाते हैं तो सवाल पूछते हैं, अच्छा इस कहानी में क्या है, ये कौन है कैरेक्टर। तो वो सवाल एक बार आपके अंदर आ गए, फिर आप अपने आप सीख सकते हैं। वो चाहे वो आज सीखे 20 साल की उम्र में या 40-50 की उम्र में सीखे, वो इंट्रीग रहेगी। वो सवालिया अगर निशान रहेगा तो कभी ना कभी जरूर सीख लेंगे इसके बारे में। तो बचपन से गौतम सर आप हमारे लिए आदरणीय है। बचपन से घर का माहौल बहुत ही एक साहित्यिक वातावरण था। पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर, और एक बहुत ही सुखद बचपन बीता। बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला। घर का माहौल भी काफी सुखान था और बहुत अध्ययनशील, पूरा परिवार पूरा अध्ययनशील था और बहुत ही ओपन माइंडेड, बहुत ही फ्रेंकली परिवार था। और भारतीय दर्शन में, इतिहास में, संस्कृति, सभ्यता, विरासत में काफी झुकाव था, रुझान था, दिलचस्पी थी। और फिर आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया कि जब आपका मिलना हुआ इंडस्ट्री के एक लीजेंड थे, रामानंद सागर। एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने इंडस्ट्री को आरजू फिल्में दी, ललकार दी, चरस दी, गीत दी। जिंदगी फिल्म की उन्होंने पटकथा लिखी, बरसात की पटकथा लिखी राज कपूर की। तो जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ऐसे तो आपको काम तो मिल ही रहे थे और उन्होंने 15 करोड़ दिया। तो जब पहली बार पापा जी से मिलना हुआ सेट पर, पापा जी तो, क्योंकि मोती जी तो आ रहे थे बराबर, वो तो सब कुछ कर रहे थे सेट पर आकर के, लेकिन जब पहली बार पापा जी रामानंद सागर जी से मिलना हुआ, तो वो अनुभव आपके जीवन का कैसा था? यस सर। काफी अच्छा, काफी बढ़िया अनुभव था। और जैसा मैंने आपसे कहा, मेरा आकर्षण फिल्मों की ओर या फिल्म के लोगों की ओर बहुत ज्यादा नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि अरे एक जने के लिए मैं बिल्कुल दीवाना था, दीवाना हूं और दीवाना रहूंगा, वो है अमिताभ बच्चन जी। और वो किस्सा भी आपको आगे चल के जरूर सुनाऊंगा। बट बाकी में बहुत लोगों के लिए ऐसा नहीं था कि अरे वाह आज मेरी मुलाकात इनसे होने वाली है, ये नहीं था। बट हाँ, बड़ा मजा आता था उन्हें देखने में कि अगर रामानंद सागर, इतने करोड़ लोगों के बीच में रामानंद सागर साहब इतने बड़े डायरेक्टर बने, इतनी बड़ी फिल्में बनाई, इतना बड़ा टेलीविजन शो, रामायण जैसा शो चलाया, तो उनके अंदर उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या सोचते हैं। बहुत ही अपने विषय के बारे में बहुत ही क्लियर, बहुत गहन अध्ययन करने वाले लोग, तब जाकर वो इस तरह की एपिक शोज बना सकते हैं। अगर आप चाहे वो कृष्णा हो देखते हो, चाहे आपने पहले रामायण देखा हो, उसमें बहुत सारे पुराने ग्रंथों का नाम लिखा आता है कि हमने यहां से कहानियां डिराइव की। उनके राइटर्स का एक बड़ा ग्रुप था जो इन ग्रंथों का अध्ययन करता था, इन ग्रंथों में से कहानियां निकालता था, उन कहानियों से ये शोज बनते थे। तब ये शोज इतने बड़े हो पाए, इतने सालों से चल रहे हैं। भाई ये जो शो है जिसकी आप आज बात कर रहे हैं, पौंड्रक की बात कर रहे हैं, ये आज से 20-25 साल पुराना शो है ना। आई थिंक 22-23 साल एटलीस्ट तो हो गए होंगे। तो अगर 23 साल बाद आपकी, जहां तक मैं जानता हूं, उम्र करीबन 30-35 साल होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। कितनी है अर्जुन जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 27-28 साल हो रही है, 30 के अंदर ही हम। 27-28, हाँ भाई 30-35 के ऊपर तो नहीं होंगे। तो 27-28 साल का अगर आदमी, और कौशल जी तो मेरे ख्याल से और थोड़े छोटे होंगे, 25-26 साल के होंगे, अगर आपके जहन में भी इन प्रोग्राम्स के लिए आदर है, रिस्पेक्ट है, इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट है, तो उन्होंने कुछ मेहनत की होगी, तभी है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो उनकी मेहनत बहुत ज्यादा थी। तो पापा जी से जब पहली मुलाकात हुई, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो एक ऑरा था, बिल्कुल ऑरा था उनके अराउंड। जब उन्हें देखा, छोटे पतले, तब तक उनकी उम्र हो चुकी थी, छोटे कद के पतले इंसान, लेकिन जब उन्होंने बात करनी शुरू की तो आप इमीडिएटली उसमें खो जाते थे। अगर आपको याद हो, जब कृष्णा आता था, कृष्णा के बीच में पापा जी के कुछ डायलॉग्स आते थे, कुछ बातें बताते थे वो आकर स्क्रीन पर, वो शूट करते हुए मैंने उन्हें देखा। वो बिल्कुल उसके अंदर तल्लीन हो जाते थे, उसके अंदर बह जाते थे, कंप्लीटली कहानी के अंदर थे वो। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कहने को कह रहे हैं। तो अगर आप रामानंद सागर कृत जितने भी पुराने धारावाहिक देखेंगे, पौराणिक धारावाहिक देखेंगे, उनमें भक्ति भाव बहुत है। हर 5-10 मिनट के अंदर लोग गाने लगेंगे, पुष्प वर्षा शुरू हो जाएगी, सब तरफ देवी देवता दिखने। वो एक बिल्कुल अलग तरीका था भगवान को दिखाने का। एक तरीका बी आर चोपड़ा जी का था, जो
बहुत ही ह्यूमन वे में, बहुत ही इंसानी रूप में दिखाते थे भगवान को। तो मैंने एक बार, मैं आपको ये कहानी पहले बताने वाला था, मैंने कहानी बताता हूँ। तो भगवान विष्णु का मैं रोल कर रहा था और शीश शैया पर, अपना शेष शैया पर लेटे हुए हैं भगवान विष्णु। ऐसे लेटे हैं तो ऐसे ही लेटे हुए हैं, आंखें खुली हैं तो आंखें खुली हैं, हल्की सी मुस्कान है बस, है ना। और उसमें ही सारे डायलॉग हैं, ना वो हिलते हैं, ना वो आंखें झपकाते हैं, ना पलके झपकाते हैं, ना उनका कोई बॉडी मूवमेंट है। तो एक दिन पापा जी आए हुए थे बड़ौदा, आनंद जी और मोती जी उससे डायरेक्ट करते थे। तो पापा जी से मैंने पूछा, मैंने पापा जी विष्णु पुराण चल रहा है बी आर चोपड़ा का, रवि सागर जी, रवि चोपड़ा जी हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही अजीज, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो उसे डायरेक्ट कर रहे थे, बी आर फिल्म्स का वो शो था। तो मैंने कहा उसमें तो भगवान विष्णु आराम से चलते फिरते हैं, नितिश जी कर रहे थे वो रोल, चलते फिरते हैं, आपस में बात करते हैं। मैं यहाँ पर भगवान विष्णु का रोल कर रहा हूँ और मैं हिलता भी नहीं हूँ, मैं आंखें पलक तक नहीं झपका सकता। कहते हैं देखो गौतम, हमारा ऐसा मानना है कि अगर भगवान विष्णु पलक झपकाते हैं तो पृथ्वी पर 1000 वर्ष गुजर जाते हैं। ये टाइम डिफरेंस है। बड़ी अच्छी बात, मतलब कितनी कितनी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने मुझे बताई कि एक मच्छर का जो जीवन होता है वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का मच्छर का जीवन होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो जनरली 1 हफ्ता 2 हफ्ते का एक मस्कीटो, एक मच्छर का जीवन होता है। हमारा जीवन 80 साल का होता है। कुछ कछुए या हाथी होते हैं जिनका जीवन 100-150 साल का होता है। कुछ पेड़ होते हैं जिनका जीवन 1000 साल का होता है। तो आप ये समझिए कि आपके 1 हफ्ते में एक मच्छर का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। वो पैदा होता है, वो बड़ा होता है, उसका पूरा जीवन, उसके सारे एक्सपीरियंसेस 7 दिन के अंदर खत्म हो गए। उसी तरह भगवान विष्णु अगर पलक झपकाते हैं तो 1000 वर्ष पृथ्वी पर गुजर जाते हैं। हमारी जो कहानी है वो भगवान विष्णु यहाँ देख रहे हैं और पृथ्वी पर कहानी हो रही है। अगर आपने उस बात को कहते हुए अपनी पलक झपका दी तो इस कहानी का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, वो तो 1000 साल पहले हो गई कहानी। तो आप इस कहानी का अगर अंग बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, आपका कम्युनिकेटर, आपके कम्युनिकेटर नारद हैं, वो आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आंखें उस पर टिकी हुई हैं, आपकी आंखें बंद नहीं हो सकती। आपके लिए वो एक बहुत छोटा क्षण है जो उसका जीवन है, जो जिसकी कहानी सुनाई जा रही है इस समय, वो एक छोटा सा क्षण है आपके जीवन में। तो उस क्षण में आपकी पलकें झपकनी नहीं चाहिए। आप हिल जाएंगे, भगवान विष्णु अगर हिल जाएंगे तो तीनों लोग हिल जाएंगे। तो आप हिल नहीं सकते, आप तीनों लोगों को संभालेंगे, आप चल नहीं सकते। हाँ, लेकिन जब कहानी आपके लोग की हो रही है, अगर सिर्फ आपके लोग की, जैसे विष्णु पुराण में कहानी भगवान विष्णु की और बाकी देवी देवताओं की, वो उसी लोक में, वो सेम टाइम जोन में जी रहे हैं, तो वो चल सकते हैं, वो हिल सकते हैं, वो पलके झुका सकते हैं, वो तो नॉर्मल है ना, उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन आपके लिए नहीं। मैंने कहा ये कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुलझी हुई बात है और कितना क्लियर बात है। तो उसके बाद करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, उस रोल को कंफर्टेबली मैं कर पाया, क्योंकि मैं कन्विंस था कि बात बिल्कुल सही है। हर लोग का अपना एक अलग अलग टाइम होता है और परमात्मा के उनका एक सेकंड हमारे 100 जन्म, वो कह रहे हैं कि दर्शन देंगे और हम कहते हैं कि आप दर्शन कर देंगे तो हमारी बेवकूफी है, बात बेमानी सी हो जाएगी, क्योंकि वो कह दिया दर्शन देंगे तो देंगे। अगर पूछे है कि दर्शन कब देंगे, क्योंकि उनके 1 सेकंड में तुम्हारा 100 जन्म बीत जाएगा। तो बात बिल्कुल है, क्योंकि सब लोग के अपने अलग अलग आयाम होते हैं, अपना एक अलग अलग टाइम होता है। मतलब कि उत्तराखंड का नाम लिया तो उत्तराखंड में जो संबाला की जो घाटी है, शंग्रीला की घाटी, जहाँ पर ज्ञानगंज मठ है, जहाँ के लोग हजारों लाखों वर्षों के योगी हैं और आज भी बिल्कुल युवा अवस्था में है, जिसका जिक्र ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में परमहंस योगानंद जी ने भी किया है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि समय, हर जगह का अपना अलग अलग समय है, और कहीं तो समय बिल्कुल मंथर गति से प्रवाहित हो रहा है, बहुत ही मंथर गति, समय बिल्कुल शून्य है, स्थिर है। एक छोटा सा सवाल है, जब पापा जी यानी डॉक्टर श्री रामानंद सागर जी की बात हुई है तो मैं सर से जानना चाहूंगा कि क्योंकि रामानंद सागर साहब जी को आज का आधुनिक तुलसीदास कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रामायण बनाकर राम का एक सागर बना दिया है। फिर उन्होंने बाद में श्री कृष्णा, ब्रह्मा विष्णु महेश और जय माँ लक्ष्मी ऐसे धारावाहिक दिए। तो सर आप कहाँ तक सहमत है कि वह उन्हें आज का तुलसीदास कहा जाना चाहिए, पापा जी यानी डॉक्टर श्री रामानंद सागर साहब जी को? देखिए, फिर वही बात होती है जो अर्जुन जी ने भी पहले कही थी। मैं कंपैरिजन करना पसंद नहीं करता। उन्हें डॉक्टर रामानंद सागर को उनकी जगह पर आदर मिलना है, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आज के आधुनिक ये है या आधुनिक वो है। उन्होंने जो किया वो करना बड़ा मुश्किल काम था। उन्होंने जिस
तपस्या के साथ उस काम को किया, वो करना बड़ा मुश्किल है। और उनके बेटों ने, स्पेशली आनंद जी ने और मोती जी ने, जिस तरह से उस लेगेसी को आगे बढ़ाया, वो भी बड़ा मुश्किल काम है कि भाई सारे बेटे अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाएं और साकार करें, वो बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो बिल्कुल हर तरह के आदर के, हर तरह के हम सबके बहुत ही पूजनीय हैं और बिल्कुल हकदार हैं। लेकिन मैं किसी नाम के साथ कंपेयर करना मैं सही नहीं समझता। अमिताभ बच्चन नो डाउट एक बहुत बड़े कलाकार, एक बहुत उम्दा कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार जी। उनकी सारी फिल्में ने भारतीय जनमानस में धूम मचा दी थी। राजेंद्र कुमार के बाद उस गद्दी को हासिल किया राजेश खन्ना जी काका ने, और काका जी के बाद उस गद्दी को प्राप्त किया अमिताभ बच्चन ने। रोमांस का दौर खत्म हो रहा था और समाज में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था, करप्शन बहुत बढ़ गए थे, करप्ट प्रैक्टिसेस होने शुरू हो गए थे, समाज में बहुत तरह की अन्याय, शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। फिर एक एंग्री यंग मैन के तौर पर प्रकाश मेहरा ने जंजीर में ला करके उनको खड़ा कर दिया, और फिर एक के बाद एक फिल्में, दीवार, त्रिशूल, शोले, कालिया, अंधा कानून, आखिरी रास्ता, एक के बाद एक फिल्में। लेकिन उसके पहले के दौर में देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, उसके अशोक कुमार, बलराज साहनी, पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, भारत भूषण, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, जय मुखर्जी, विश्वजीत, इन सबका डंका कहीं ना कहीं बजा था। लेकिन सबको अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल, एक आंधी आई, एक झंझावात आया, एक तूफान आया, सब साइड चले गए और अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में खड़े हो गए। और एक बहुत बड़ा नाम, मैंने उस नाम को भूल गया, गुरदत्त। तो सर, तो अमिताभ को थोड़ी देर के लिए, अमिताभ को अगर थोड़ी देर के लिए अगर ऐसी कोई विद्या हो जिससे कि आपको भुला दिया जाए, विस्मृत कर दिया जाए, तो अमिताभ को छोड़ के वो कौन से अभिनेता थे 50 या 60 के दशक के, जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया, बहुत छुआ, बहुत स्पर्श किया आपको? बहुत सारे, एक्चुअली बहुत सारे। गुरुदत्त साहब, जिनका आपने नाम लिया सबसे अंत में, गुरुदत्त साहब से मैं बहुत प्रभावित था, और जिस तरह की वो फिल्में बनाते थे, जिस तरह के उनकी सेंसिबिलिटी थी, जिस तरह की लाइटिंग वो करते थे, जिस तरह की फ्रेमिंग, जिस तरह वो शूट करते थे और कहानियां डिपिक्ट करते थे, बहुत खूबसूरत। मुझे दिलीप साहब की फिल्में, अगेन गॉड ब्लेस हिज सोल, आइकॉनिक, बिल्कुल आइकॉनिक दिलीप साहब की फिल्में, उनसे मिलने का भी मौका मिला और उनकी बातें सुनने का बहुत ही मेरा गुड फॉर्च्यून रहा, उनसे मुलाकात हुई। उनका मैं बहुत बड़ा फैन, देवानंद साहब, उनसे भी मुलाकात हुई, और बड़े ही एनर्जेटिक, मतलब वो एनर्जी शायद हम अपनी 20-30 की उम्र में नहीं ला सकते, जो 80 साल की उम्र में उनके अंदर एनर्जी थी। तो एक अलग ही एनर्जी के साथ वो उन्होंने जिंदगी जी। राज कपूर साहब, उनकी फिल्में मुझे, जो कॉमन मैन की उनकी फिल्में थी, जितनी भी आम आदमी की फिल्में थी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। तो ये सारे लोग, इन सबका कहीं ना कहीं बहुत हम सबके ऊपर बहुत सारा असर हुआ है, और इन्होंने अपनी जिंदगी को बड़े अलग अलग तरीके से जिया। चाहे वो दिलीप साहब की जिंदगी हो, सायरा जी की जिंदगी हो, इतने जमीन से जुड़े और इतने सिंपल आदमी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपकी उनसे मुलाकात होती कभी, तो अगर हुई हो कभी, बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही मीठे इंसान। वैसे ही देव साहब बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए, मतलब मुझे याद है हम लोग शूटिंग कर रहे थे एक स्टूडियो में, और मैं बैठा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, ऐसे जमीन पर बैठा हुआ था और स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, और मुझे एक फिएट गाड़ी आई और मुझे ऐसा लगा कि ये देव साहब की गाड़ी है। मैं वापस गया और फिर से एक नजर गई मेरी, तो देव साहब वहां से चलते हुए नजर आए। मैंने कहा देव साहब, बिफोर आई कुड रिएक्ट, देव साहब मेरे पास आता है, यू आर डूइंग योर स्क्रिप्ट वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट, तो बोला उन्होंने, और वो आगे चले गए, आगे बढ़ गए, आगे गए। उन्होंने लोकेशन देखने आए थे, लोकेशन वगैरह देखी, मैंने उन्हें जाते हुए देखा, मैं फिर अपनी स्क्रिप्ट में वापस हो गया। तब तक वो लोकेशन देखकर वापस आए, चलो ऑल द बेस्ट, डू वेल, यू नो, बाय बाय, सी यू, और टाइम गए और गाड़ी में बैठे। मैंने कहा यार, ये आदमी 80 साल से ऊपर की उम्र का है, कितनी एनर्जी, कितने जोश के साथ जिंदगी को जी रहा है, ये हमें सीखना चाहिए। तो इन सब लोगों से बहुत बहुत प्रभावित रहा। हर जने का एक अलग तरीका था काम करने का, और जब आप काम सीखने जाते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर जने के जैसा काम या तो करना चाहें, या तो मैं उनका डुप्लीकेट बनना चाहूं कि उसी तरह काम करूंगा, या मैं इन सबकी जो अच्छाइयां हैं उनसे प्रभावित हूं और उन्हें किसी तरह अपने आप में लाने की कोशिश करूं।
कि अच्छा इनकी ये अच्छा ये इस तरह से दिलीप साहब कितना खूबसूरत एक्सप्रेशंस लेकर आते थे, चाहे वो राजेश खन्ना साहब हो, डायलॉग के बीच में उनकी आंखें नम हो जाती थी बोलते बोलते, कैसे कर लेते थे, क्या उनकी थॉट प्रोसेस रहती होगी। बच्चन साहब की कहानी पर तो हम आएंगे ही बिल्कुल, जिनको मैं बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा पसंद करता था, करता हूं और करता रहूंगा हमेशा। इस तरह के लोगों से बहुत प्रभावित हुआ मैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला। व्यक्तिगत तौर पे आप इन सबसे बहुत मुतासिर हुए। दीवानंद का अपना जो स्टाइल आइकन, और प्लस जो बाल का जो हेयर पफ का स्टाइल, उसके बाद शम्मी कपूर जी की बहुत ही मासूमियत, और सत्यजीत रे जो कि ऑस्कार विनर थे, उन्होंने उनके बारे में कहा था कि इसमें दो लोगों का नाम मैं और लेना चाहूंगा, शम्मी साहब और शशि जी। इतने हैंडसम, शशि कपूर साहब इतने हैंडसम, उनसे भी मिलने का मौका मिला, और ये मेरी किस्मत है कि ऐसे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ चाहे 2 मिनट बैठने को और 2 मिनट बात करने को मिला, लेकिन जानने को मिला कि कितने सिंपल है, इसीलिए इतने बड़े हैं। जो बहुत ज्यादा आज की भाषा में टशन में रहते हैं ना, बहुत ज्यादा कूल रहते हैं, उनके अंदर गहराई नहीं होती। इन लोगों के अंदर बहुत गहराई है, इसीलिए बहुत ही सरल स्वभाव के। पहला सवाल है देवांकन मुखर्जी का, तो उन्होंने पूछा है, आपने तो बहुत सारे पौराणिक पात्र निभाए हैं, पौंड्रक, विष्णु, नारद, युधिष्ठिर, इंद्र, राम, कृष्ण इत्यादि। मेरे इनमें से सबसे प्रिय है आपका पौंड्रक और नारद का किरदार। आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है इनमें से सर? पौंड्रक बिल्कुल 100%, और उसके साथ साथ नारद और भगवान विष्णु, ये तीनों किरदार मुझे बहुत ज्यादा पसंद। अच्छा। और फिर दूसरा उनका सवाल है, आपने महाराज पौंड्रक का पात्र निभाया पापा जी के श्री कृष्णा में, फिर आगे जाकर भगवान विष्णु, राम और कृष्ण का किरदार निभाया उनके ही धारावाहिक में, तो ये पहले कृष्ण बेरी महाराज पौंड्रक से वासुदेव श्री कृष्ण का सफर कैसा रहा आपका? इसका मैंने जवाब शायद पहले भी दिया था कि अलग अलग तरह के किरदार करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा रहा। सब तरह के रंग देखने को मिले, तो बहुत मजा आया। जी सर, अब एक क्वेश्चन आया है एवीएम सीरीज सिलेक्शन से। एक सवाल है सर जी, रामानंद सागर जी ने श्री कृष्णा के पहले ही एपिसोड में गीता सार और राधा कृष्ण वियोग ये सब कुछ दिखा दिया था, तो क्या इसकी शूटिंग पहले ही हो चुकी थी क्या सर, इस पूरे धारावाहिक की, जो उन्होंने अपने पहले एपिसोड में सब दिखा दिया था? जी मुझे नहीं मालूम होगा ये, क्योंकि मैं इस शो में बहुत बाद में आया था। अगर आपको याद हो, पौंड्रक का किरदार बहुत बाद में आया था, तो मुझे उसके बारे में मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आई थिंक उसका जवाब किसी और को देना चाहिए। जी अर्जुन भैया, कपिल वासे और एक प्रदीप पाल का एक सवाल हो रहा है, आपकी पत्नी तारा का किरदार जिन्होंने निभाया था, उनका वास्तविक नाम क्या था? ओहो, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। ओहो, हाँ। देखिए आपने बड़ा, ये तो हम बता दें, बड़ा गलत फंसाया है आपने मुझे, बहुत पिटाई होगी मेरी आगे। भक्ति नरूला जी। चलिए, नहीं, हाँ, भक्ति बिल्कुल, हाँ, भक्ति नरूला जी बिल्कुल याद आ गया नाम, आपने जैसे बोला वैसे। आपके भाई का किरदार किसने निभाया था? भरत रणधीर का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, वो किरदार किसने निभाया था, ये भी दर्शक जानना चाहते हैं। ये सारे नाम मत पूछिए, सारे मेरे मित्र हैं, और नाम इधर उधर हो गए ना तो मुझे बहुत पिटाई होगी। ऐसे ये बड़े सेंसिटिव सवाल होते हैं। एक सवाल हो रहा है सर, मतलब बशीर खान जी जिन्होंने आपके हनुमान का किरदार निभाया था, पौंड्रक के हनुमान का किरदार निभाया था, तो क्या सर ये वही बशीर खान जी हैं जिन्होंने रामायण में अंगद का किरदार निभाया था? मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से शायद हाँ वही बशीर भाई बहुत बढ़िया एक्टर थे, वो बहुत सारे रोल्स के, मेरे ख्याल से। मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है अर्जुन भैया, सर जी से भी एक व्यक्तिगत सवाल है, जो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश में जो इनकी पत्नी, राम की पत्नी सीता का किरदार प्ले कर रही थी, तो वो हीरोइन कौन थी, और मतलब उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का? क्योंकि आपकी बॉन्डिंग को मैं मानूं तो गुरुदत्त और वैदा रहमान जी की जोड़ी थी वो। भगवान, ओ यस सर। बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी कलाकार, बहुत ही अच्छी अदाकार, बहुत ही खूबसूरत, और खूब हमने साथ में काम किया, खूब अच्छी तरह काम हुआ हमारा। और अब मैं नहीं जानता वो कहाँ है, क्या कर रही हैं, बट उस जमाने में हमने खूब, हमारी जितनी यूनिट थी ना, हमारे, मैं सिर्फ एक जने की बात नहीं करूंगा, हमारी पूरी यूनिट, कोई भी एक सफल कार्यक्रम जो होता है जिसे आप देखते हैं और आप पसंद करते हैं, चाहे वो कहानी घर घर की हो जो स्टार प्लस पे 7 साल चला, या कृष्णा हो, या ब्रह्मा विष्णु महेश हो, जो सफल हुए हैं बहुत, उसमें एक एक किरदार
कुमकुम कुछ झुकी सी पलकें। हाँ, जो भी आप जिस भी शो की बात करें जो चले, जिन्हें देखा गया, जो बहुत दिन तक चले, उसमें हर एक जना अपने किरदार में बिल्कुल फिट था और वो यूनिट बहुत कोहेसिव थी, एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई थी, तभी जाकर ये पॉसिबल था। ब्रह्मा विष्णु महेश में हम तीनों जने जो ब्रह्मा जी का रोल करते थे कुमार, उसके बाद जो शिव जी का रोल करते थे रमन, और चाहे मैं जो भगवान विष्णु का किरदार कर रहा था हमारे नारद सागर सैनी, आज भी हम लोग सारे के सारे जुड़े हुए हैं। जो लक्ष्मण का रोल किया शिवम, आज भी मेरे छोटे भाई जैसा है, आज भी हम टच में हैं, और आपको मिलना चाहिए, वो थिएटर में बहुत काम कर रहा है शिवम, अगर उससे बात नहीं किया आपने तो जरूर करिए। सागर से आपने मेरे ख्याल से बात करनी होगी। अगेन बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही अच्छे कलाकार, बहुत सारा काम किया, अब भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इन सब लोगों से मिलकर, इन सब लोगों से जुड़कर एक परिवार बन गया, जो परिवार आज भी कायम है। आज भी हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का जिसमें हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जी सर, एक छोटा सा सवाल हो रहा है हृदयेश वर्मा, रामानंद सागर और रेखा शर्मा जी का एक्सपीरियंस विद वर्क एसडी बैनर्जी। वेरी गुड एक्सपीरियंस विद वर्क एसडी बैनर्जी। हाँ, नहीं, मैंने वही बोला, शुरू में ही बोला कि बहुत ही सरल, बहुत ही सौम्य, बहुत अच्छे इंसान। मेरा उनके साथ बहुत कम काम हुआ एक्चुअली, अगर आपको याद हो, सिर्फ जब वध वाला सीक्वेंस है तभी हमारी साथ में शूटिंग हुई थी, लेकिन हम एक ही सेट पर एक ही जगह रहते थे, हमारी मुलाकात होती थी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल स्वभाव के, अपने काम में बहुत अच्छे, खूबसूरत और बढ़िया इंसान, बहुत बढ़िया इंसान। तो खूब बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जी सर, रेखा शर्मा जी के कुछ दो सवाल हैं कि सर, एकता कपूर जी के बालाजी ब्लॉकबस्टर सीरीज शो कहानी घर घर की में आपने गौरव भैया का किरदार निभाया था, तो वो सभी दर्शकों को बहुत ही प्रिय था। तो मतलब सर ये रोल आपके लिए कितना सफल साबित रहा? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा छाप अगर किसी रोल ने छोड़ी है तो वो कहानी घर घर की के गौरव भैया ने है। इसके अलावा बालाजी का एक और बहुत बढ़िया शो था घर एक मंदिर, जिसमें मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर माणिक किया था, वो भी लोगों को काफी अच्छी तरह याद है। तो ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे जो लोगों को बहुत याद रहे। हमारे जीवन के लिए तो बहुत जरूरी थे, क्योंकि 7 साल हमने उस सेट पर गुजारे। वो परिवार भी, आज भी पूरा परिवार एक साथ जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जी सर, उनका एक छोटा सा सवाल है, आपको टेनिस बहुत ही पसंद है और बहुत ही अच्छे टेनिस प्लेयर है सर आप, उन्होंने ये बोला है आपके लिए। तो भैया आप अपने सवाल कंटिन्यू कीजिए, सर से जो पूछना चाहते हो पूछिए, सर के पास टाइम समय नहीं है, के पास सर ने अपनी असमर्थता सर ने जता दी है कि सर बहुत ही अक्षम है आज, और हम सेकंड पार्ट करेंगे। सर आप अमिताभ बच्चन वाली वो छोटा सा प्रसंग जो बताने वाले हैं वो बता दीजिए। बिल्कुल बताता हूँ। तो बच्चन साहब का मैं बहुत बड़ा फैन बचपन से, और मैं मेरे ख्याल से क्लास 7th में होऊंगा तब वो कुली का जो इनफेमस एक्सीडेंट है, वो एक्सीडेंट हुआ। हम सब मेरठ में रहते थे उस जमाने में, और सब बिल्कुल स्तब्ध रह गए थे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, और सब प्रे कर रहे थे, सब दुआएं कर रहे थे। मेरी बड़ी बहन भी उनकी बहुत बड़ी फैन, परिवार पूरा बच्चन साहब की सारी फिल्में देखते थे हम लोग, देखते हुए बड़े हो रहे थे। तो भगवान की दया से वो ठीक हुए, और उन्होंने सबसे पहला एक शो किया इंद्रप्रस्थ ऑडिटोरियम में दिल्ली में। तो हमने अपने पिताजी से सब लोगों ने कहा भाई हम लोग को जाना बहुत जरूरी, उनको देखना है। तो पहली बार हम लोग वो शो देखने गए। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी उस दिन बुखार आ गया और मैं बहुत अनकंफर्टेबल था, लेकिन मैंने कहा जाना जरूरी है। हम लोग गए, हमने देखा बच्चन साहब को परफॉर्म करते हुए। हमारी भाषा में जिसे कहते हैं कट टू, मैं एक्टर बन गया और स्टार के लिए शो करने लग गया कहानी घर घर की। तो हमारे एक स्टार परिवार अवार्ड्स होता है, स्टार परिवार अवार्ड में स्टार के जितने बड़े शो होते हैं उन्हें उनके एक्टर्स को बुलाया जाता है। तो केबीसी से बच्चन साहब आते थे, क्योंकि वो एक तरह से स्तंभ थे जिसके ऊपर बाकी सारे शोज उसके अराउंड बड़े हुए थे, और अच्छे चल रहे थे, क्योंकि केबीसी इतना बढ़िया चल रहा था। तो बच्चन साहब आए और यहाँ पर बैठे। मैं यहाँ बैठा हूँ फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में बच्चन साहब यहाँ पर बैठे हुए, और मेरा तो ऐसा क्या बता, बच्चन यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे उनसे मिलना है। वो कागज ढूंढ रहा हूँ और पेन ढूंढ रहा हूँ कि किसी तरह मैं उनका ऑटोग्राफ ले लूं। तब तक उन्हें स्टेज पर बुला लिया गया, और 5 मिनट तक सबने खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया जब उन्हें बुलाया गया। पितामह ऑफ इंडियन टेलीविजन, जिन्होंने भारतीय फिल्म्स, भारतीय टेलीविजन को, इस तरह के 2-3 मौके हुए जब हम आस-पास थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद केबीसी पे कहानी घर घर की के कुछ आर्टिस्ट, साक्षी जो पार्वती का रोल कर रही थी, उन्हें,
और हम लोग को बुलाया गया। साक्षी बहुत जेनरसली उन्होंने मुझे बुलाया, हमारे बाबूजी का जो रोल करते थे दीपक काजर उन्हें बुलाया, अली असगर, हम सब साक्षी जी के साथ गए। तो केबीसी का जो सेट है वो ऐसे पिट के रूप में है, ऐसे राउंड है ना। तो हम लोग सब बैठे थे, बच्चन साहब की प्रतीक्षा हो रही थी, तब तक सब बात कर रहे हैं सब लोग, और सडनली शांति हो गई, कंप्लीट शांति हो गई। सबने बोला बच्चन साहब आ गए, वो बाहर बैठे हुए हैं और अपनी मतलब लाइन्स वगैरह देख रहे हैं और क्या क्या है वो सब तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल प्रिपरेशन। मैंने कहा मैं वॉशरूम आता हूँ बिफोर ये शूटिंग शुरू हो। केबीसी का जब एपिसोड शुरू होता है तो 2-2.5 घंटे में पूरा एपिसोड शूट हो जाता है, मल्टीपल कैमराज है और वो लाइव होता है, मतलब फटाफट शूट होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो रीटेक हो रहे हैं, ये हो रहा है। तो मैंने कहा मैं वॉशरूम एक बार आता हूँ क्योंकि फिर 2.5 घंटे बैठना है यहाँ पर। तो मैं वो सीढ़ियां चढ़ा, जैसे ही ऊपर पहुंचा और नीचे देखा तो नीचे मॉनिटर्स लगे हुए थे, वहां बच्चन साहब बैठे थे और मेरी और उनकी नजर मिली और मैं नीचे की तरफ उतरा और वो अपनी कुर्सी से उठे और आगे आए सीढ़ी के पास जहां मैं उतर रहा था नीचे, और आकर मेरा हाथ मिलाया कि नाइस मीटिंग यू, आई एम अमिताभ बच्चन। अब मुझे काटो तो खून नहीं, मतलब मैंने कहा आप क्यों उठे, व्हाई डिड यू गेट अप, मतलब आपको उठने की क्या जरूरत थी, मैं आपके पास आता ना। कहते नहीं मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और हम आपके शोज देखते हैं और आप लोगों के बारे में पढ़। अरे मैंने कहा सर आपने मुझे इतना एम्बैरेस कर दिया, मेरा मतलब बचपन का सपना था आपसे मिलना और आप उठकर खुद मेरे पास आ रहे हैं। तो खैर मैं वो शो हुआ, एपिसोड फिनिश हुआ, एपिसोड की शूटिंग फिनिश हुई, फिर मैं बच्चन साहब के पास गया, उन्होंने फोटोग्राफर को बुलाया, उन्होंने कहा देखिए ये एक फोटो खींचना चाहते हैं। बड़े मैंने पूरी कहानी बताई उन्हें शॉर्ट में कि ऐसे ऐसे बड़े सारे मौके हुए जब हम आपसे मिलना चाहते थे, मुलाकात हुई और यहाँ आज भगवान की दया से आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत ही मजा आया और वो जिंदगी भर के लिए एक छाप छोड़कर चला गया कि उस आदमी ने अपनी कुर्सी से उठकर, एक जूनियर, मतलब मैं उनके सामने तो बच्चा हूं, मेरे लिए उठने की क्या जरूरत, उठकर आगे बढ़कर हाथ मिलाया और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। कितनी बड़ी बात है, कितनी सरलता है, इसीलिए महान है जी। 1 मिनट का आपने भी हमें बहुत समय दिया, हम बहुत ही कृतार्थ हैं, मैं और कौशल, श्रीदेव टीवी भी आपका बहुत आभारी है। हम सब, हमारे जितने दर्शक है सब अनुग्रहित हैं सर, और हम आपसे इस वादे के साथ विदा होना चाहेंगे कि बहुत जल्द 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आप बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर, बहुत ही एक खास मोड पर आप इस शो को छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा आपको, लेकिन कुछ काम है, आपको व्यस्तता है, आपकी मसरूफियत है, इस वजह से आपको जाना पड़ रहा है। बहुत ही दिलचस्प मोड आ चुका था, तो खैर, लेकिन हम इस वादे के साथ आपसे विदा होना चाहेंगे कि फिर बहुत जल्द आपसे कनेक्ट होंगे। बहुत कुछ चीजें जाननी है, बहुत चीजें पूछनी है और बहुत कुछ जिज्ञासाएं, उत्कंठाएं और उत्सुकता हमें घेरे हुए हैं। हम नहीं चाहते आपको छोड़ना, लेकिन क्या करें, समय इजाजत नहीं दे रहा है सर। यस सर, बिल्कुल आपसे जरूर मिलते हैं, फिर से मिलते हैं, और आपसे खूब सारी हिंदी सीखनी है मुझे। आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, तो बड़े दिनों बाद ये शब्द सुन रहा हूं तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका जिन्होंने इतना समय दिया हमको, धन्यवाद।